हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इससे निपटने के लिए जरूरी उपाय वक्त का तकाजा है, लेकिन इसके साथ ही यह बात जुड़ी हुई है कि अगर बचाव के लिए लागू पूर्णबंदी की वजह से दूसरी तकलीफदेह स्थितियां पैदा होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है। दिल्ली में पिछले हफ्ते संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू के बाद सप्ताहांत की बंदी और फिर आने वाले सोमवार तक के लिए पूर्णबंदी लागू कर दी गई। जाहिर है समूची दिल्ली में सब कुछ बंद हो जाने का सीधा असर रोजी रोजगार पैदा करने वाले उन सभी क्षेत्रों पर पड़ा जिनके सहारे यहाँ लाखों मजदूर अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर गुजारा करते हैं, महज जीवन चलाने भर का इंतजाम करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके घर का चूल्हा उनकी रोजाना की दिहाड़ी की वजह से जलता है। सारे कामकाज बंद हो जाने की स्थिति में ऐसे लोगों के सामने दिल्ली में टिकने का क्या उपाय बचता है। स्वाभाविक ही दिल्ली में पूर्णबंदी लागू होने के साथ ही हजारों लोग एक बार फिर अपने गांवों की ओर लौट चले। दिल्ली के आनंद विहार और दूसरे बस अड्डों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बसों को पकड़ने के लिए जैसे हालात पैदा हो गए उससे केवल संक्रमण के विस्तार का जोखिम पैदा नहीं होता, बल्कि बच्चों और महिलाओं के साथ बसों में किसी तरह सवार लोगों की हालत एक तकलीफदेह त्रासदी की तस्वीर है। साथ ही सरकारी संवेदनहीनता और अदूरदर्शिता का सबूत भी। पैराग्राफ। महामारी की बिगड़ती स्थिति के मद्देनज़र कर्फ्यू लागू करने को बचाव के कदमों के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन क्या दिल्ली सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजधानी की अर्थव्यवस्था के गतिशील रहने के लिए काम करने वाले ढांचे के अचानक थम जाने का असर क्या होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जरूर कहा कि यह बंदी छोटी अवधि की है, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के कर्फ्यू या बंदी लागू करने के बदलते फैसलों को देखते हुए पलायन करने वाले लोग कैसे मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा कर लेते। दिल्ली में संक्रमण की जो स्थिति अभी दिख रही है उसे देखते हुए हालात पर जल्दी नियंत्रण या इससे मुक्ति का भरोसा शायद ही किसी को आश्वस्त करे। ऐसे में अगर संक्रमण की रफ्तार काबू में नहीं आई और बंदी लंबी खिंची तो दिहाड़ी पर निर्भर लोग कितने दिन और कैसे टिक सकेंगे। रोजगार चले जाने से आमदनी बंद हो जाती है, लेकिन खाने पीने या कमरे का किराया कोई नहीं छोड़ता। पैराग्राफ। केंद्र सरकार ने टीका उत्पादन बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक
को 4,500 करोड़ रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा विदेशी टीकों के आयात पर सीमा शुल्क में 10% छूट का संकेत भी दिया है। ये दोनों कदम टीकों की कमी दूर करने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में टीकों की भारी कमी है और इससे टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। पिछले हफ्ते के आंकड़े इस बात की पुष्टि भी करते हैं। 11 से 17 अप्रैल के बीच सिर्फ 1,90,08,080 टीके लग पाए, जबकि 4 से 10 अप्रैल के बीच 2,22,75,831 टीके लगे थे। यानी एक हफ्ते में प्रतिदिन के औसत से देखें तो 4,66,000 टीके कम लगे। जाहिर है, अगर टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ने लगेगी तो इसका असर कोरोना के खिलाफ जंग पर पड़ेगा। पैराग्राफ। अब 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी टीका लगने का ऐलान हो गया है। इसके लिए सरकार पर दबाव भी पड़ रहा था। ऐसे में टीका निर्माता कंपनियों के सामने जल्द से जल्द पर्याप्त टीके तैयार करने की चुनौती है। भारत जैसे विशाल देश में आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण और वह भी 2-2 खुराकों के साथ करना आसान काम नहीं है। इसके लिए टीका बनाने से लेकर उसकी सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से 3,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी। अब 3,000 करोड़ रुपए सीरम को और 1,500 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को मिलेंगे। टीकाकरण केंद्रों और अस्पतालों तक टीकों की जल्दी आपूर्ति के लिए निजी अस्पतालों और कारपोरेट समूहों को सीधे कंपनियों से टीके खरीदने की छूट भी दे दी गई है। सरकार ने विदेशी टीकों को लेकर भी सकारात्मक रुख दिखाया है और आने वाले दिनों में कुछ टीकों को मंजूरी मिलने के संकेत भी हैं। इस कवायद का मकसद यही है कि जितना जल्द हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीके लग जाएं। पैराग्राफ। देश में टीकाकरण इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था। तब से अब तक सिर्फ 12 करोड़ लोगों को ही टीके लग पाए हैं। कहने को दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है, लेकिन हकीकत यह भी है कि अभी तक हम कुल आबादी के 8% हिस्से का ही टीकाकरण कर पाए हैं, जबकि भूटान जैसे देश में यह प्रतिशत 60 को पार कर गया है। अमेरिका में यह प्रतिशत 57 और ब्रिटेन में 60 है। हालांकि इसके पीछे यह तर्क दिया जा सकता है कि हमारी आबादी इन देशों के मुकाबले कई गुना है, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि टीकाकरण अभियान में खामियों ने इसकी रफ्तार धीमी की है। लाखों खुराक तो सिर्फ आपूर्ति और रखरखाव के कुप्रबंधन के कारण ही बर्बाद हो गई, वरना आज क्यों कई राज्य टीके की कमी का रोना रो रहे होते। मुश्किल यह है कि हम हर मामले में देर से जागते हैं। देश की टीका बनाने वाली कंपनियों को जो मदद और रियायतें अब दी जा रही हैं,
यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया जा सकता था। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि देश के स्तर पर प्रतिरोधी क्षमता हासिल करने के लिए 75% आबादी का टीकाकरण जरूरी है। अगर टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार यही रही तो यह काम 2-3 महीने में हो पाना असंभव ही है। अभी औसतन 32 लाख टीके रोज लग रहे हैं। इसे हम जितना जल्दी और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे उतना ही अगली लहर के जोखिम से बच सकेंगे। विराम समाप्त।